मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हियर इज मिस शरणजीत कौर और आज हम करेंगे संधि। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग किन चीजों की? दो सार्थक शब्दों की। संधि क्या है? संधि क्या है? दो सार्थक शब्दों का मेल या जोड़। संधि का वैसे तो अर्थ होता है मेल या जोड़, किसी दो चीजों को जोड़ना, लेकिन वो दो चीजें कौन सी? सार्थक शब्द जिनके कोई अर्थ होते हैं। सार्थक मतलब मीनिंगफुल शब्द जिनके मीनिंग्स होते हैं, ऐसे दो शब्दों को जोड़ना, जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आनंद लिखा तो क्या बना? विद्या आनंद। विद्या एक शब्द है, आनंद दूसरा शब्द है, जुड़कर नया शब्द बना विद्या आनंद। तो ये क्या था? संधि थी। संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़, या फिर हम कह सकते हैं विकार या परिवर्तन। जब दो ध्वनियों के, वर्णों के पास पास आने से कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। वो दो ध्वनियां कौन सी, कहाँ से आएंगी? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि को जोड़कर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। रूल हमें क्या याद रखना है कि हमें किसी भी सार्थक शब्द के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेना है और दूसरे शब्द का यानी कि अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण लेना है। लास्ट प्लस फर्स्ट वर्ण इक्वल टू संधि। ये हमारा रूल है, ये हमारा नियम है। लास्ट वर्ण प्लस फर्स्ट वर्ण इक्वल टू संधि। बस इसी रूल को याद रखना है हर जगह पर, चाहे हम कोई भी संधि करें। तो संधि के इसी के बेस पर तीन प्रकार से परिवर्तन होते हैं, तीन ही उसके भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बस इन तीनों में ही चेंजेस और परिवर्तन होते हैं। उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया संधि के शब्दों को। अगर दो स्वरों के मिलने से कोई परिवर्तन होता है, दो स्वर मीन्स टू से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी जो है वो स्वर हो, और दोनों तरफ स्वर होने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन किससे मिलकर बनती है? स्वर से, है ना? तो एक तरफ अगर स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन हो, मीन्स प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है, उसका मेल व्यंजन के साथ हो रहा है, दूसरे शब्द का प्रथम जो वर्ण है वो व्यंजन है, तो दोनों तरफ मिलने से एक व्यंजन की वृद्धि होगी, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन है, तब भी व्यंजन बढ़ेगा तो व्यंजन संधि होगी। एक तरफ व्यंजन है, दूसरी तरफ स्वर है, तब भी व्यंजन होगा तो व्यंजन की वृद्धि होगी। स्वर और स्वर इकट्ठे नहीं होने चाहिए। जहां स्वर और स्वर इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर स्वर संधि हो जाएगी। व्यंजन व्यंजन हो, व्यंजन या स्वर हो, या फिर स्वर और व्यंजन हो, तो इनके जोड़ से क्या बनता है? व्यंजन संधि बनती है, क्योंकि व्यंजनों के जोड़ से व्यंजनों की वृद्धि होती है, इसलिए इन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग में प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो विसर्ग होगा। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ जुड़ने से एक नया व्यंजन बनता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में स्वर में स्वरों के जोड़ से वृद्धि होगी, व्यंजन में व्यंजनों के जोड़ से वृद्धि होगी, विसर्ग संधि में विसर्ग के जोड़ से वृद्धि होगी। तो तीन पार्ट हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो फर्स्ट हम करेंगे आज स्वर संधि। स्वर है हमारे टोटल 11, ये सबको पता है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, औ। ये हमारे टोटल 11 स्वर हैं। और स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर के भाग भी कितने हैं? दो प्रकार हैं स्वरों के, रीस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब रीस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो रीस्व स्वर जो है वो कितने हैं हमारे पास? 4। कौन कौन से? अ, इ, उ और री। दीर्घ स्वर कितने हैं हमारे पास? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। जो ये स्वर संधि हम करेंगे, यानी कि जिसमें क्या होता है, स्वरों का स्वरों से मेल होता है
और परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। टोटल कितने टाइप्स हैं? 5। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इन पांचों को ऐसे सीक्वेंस में ही याद रखोगे, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि आगे पीछे करोगे तो आपको रूल भूल जाएंगे। दीर्घ मतलब बड़ा, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ संधि में हमारे 3 मात्राएं आती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। गुण संधि, गुण में स्वर जो रीस्व स्वर हैं उनमें जुड़कर जो दीर्घ स्वर हैं, रीस्व स्वर और दीर्घ स्वर जुड़कर एक नई मात्रा बनाते हैं, उन्हें गुण संधि बोलते हैं। जिसमें एक ही मात्रा छोटे ओ और री से बना हुआ ये अर, ये आता है। ठीक है। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखो आ, ई, उ, ए, ओ, ये आ गई मात्राएं। कौन सी रह गई? बड़ा ए और बड़ा ओ। तो यहां तक आते आते हमारे स्वर एक बार कंप्लीट हो गए। उसके बाद है यण और अयाधि। यण संधि में क्या बनता है? आधा य, आधा व और आधा र, ये बनते हैं स्वर के। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर आधा य, आधा व और आधा र बनाते हैं। ठीक है। अयादि संधि में अय, आय, अव और आव बनते हैं। यहाँ पर इन दोनों संधियों में हमारे स्वर दूसरी बार कंप्लीट हो जाते हैं। अ से लेकर ओ तक एक बार यहाँ आ जाते हैं और अ से लेकर ओ तक एक बार यहाँ आ जाते हैं। मतलब स्वर संधि के अंदर ही हमारे स्वर हैं वो 2 बार पूरे होते हैं। 2 बार, एक बार मात्राएं बनाते हैं, एक बार ये आधा य व र बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जो व्यंजन करवाए थे उसमें बताया था य, र, वो, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। आधे स्वर है। क्यों? क्योंकि ये स्वरों के योग से बने हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता था। ल नहीं बनता, य, र और वो, ये तीनों ही इसमें आते हैं। ठीक है। तीनों ही अर्ध स्वर हैं। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इनको सीक्वेंस में याद रखना, आप आगे पीछे इनको याद नहीं करोगे। ठीक है। सबसे मेन काम क्या है? आपको जो संधि को करते टाइम जिन नियमों का ध्यान रखना है वो क्या, कौन कौन से हैं? पहला नियम कि इसमें सार्थक शब्द होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। 2 सार्थक शब्द हो जिनके मीनिंग हो, और उन सार्थक शब्दों के जो मीनिंग है जब जुड़ जाएंगे तब भी वो मीनिंग रहना चाहिए, जब उस शब्द के टुकड़े होंगे तब भी वो मीनिंग रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नियम कौन सा है? कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेना है और दूसरे शब्द का हमें प्रथम वर्ण लेना है। सिंपल लैंग्वेज में लास्ट वन प्लस फर्स्ट वन इक्वल टू संधि। ये रूल जो है वो हर जगह काम आना है संधि के, चाहे वो स्वर है, दीर्घ है, व्यंजन है, कोई भी संधि है। ठीक है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे हमारा, जो कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ क्या है? बड़ा। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जो हमारे रीस्व स्वर हैं वो अपने ही बड़े रूप के साथ मिलकर अपना ही बड़ा रूप बनाते हैं। रीस्व स्वर कौन कौन से हैं हमारे? अ, इ, उ और री, ये 4 है। मैंने क्या बोला? रीस्व स्वर अपने ही बड़े रूप के साथ, मतलब रीस्व स्वर का जो बड़ा भाई है उसी के साथ मिलकर वो बड़ा रूप बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वरों में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये है ना हमारे 7, ये है हमारे 4। अब अ का बड़ा भाई कौन सा है? आ। अ और आ मिलकर अपना ही बड़ा रूप बनाते हैं। दोनों में से बड़ा क्या है? आ। अब छोटी ई की बड़ी बहन कौन सी है? बड़ी ई छोटी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बड़ी ई। छोटे ऊ का बड़ा भाई कौन सा है? बड़ा ऊ बड़ा ऊ। ऊ अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बड़ा। बड़ा ऊ। अब बताओ मुझे, री की कोई बहन भाई कोई है? नो मैम। नहीं है, इसलिए ये रूल भी नहीं है हमारा। इसका रूल अलग बन जाएगा, क्योंकि ये इकलौता ही ऐसा है जिसकी ना कोई बहन है ना कोई भाई है, इसलिए हम इसको दीर्घ संधि में नहीं लेंगे, तीनों को लेना है। तो दीर्घ स्वर में मात्राएं आती हैं हमारी बड़ा आ की, बड़े ई की, बड़े ऊ की। जहां पर आपको आ, ई और ऊ
ये मात्राएं दिखती हैं, वहीं से ही संधि का विच्छेद करना है। अब संधि विच्छेद और ज्वाइनिंग दोनों चीजें साथ बताऊंगी, ध्यान रखना। पहला रूल मैं बता रही हूँ अ और आ का, ये हमारा पहला है नियम, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब ये चीज याद रखना, आपको क्या करना है कि आपको क्या देखना है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, इसके साथ मिलकर वो अपना ही बड़ा रूप बनाएंगे। ठीक है, अंतिम वर्ण अगर किसी शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो अ आ जाए और प्रथम वर्ण भी अ हो, तो क्या बनाएंगे, बड़ा रूप अपना आ बनाएंगे, यानी कि आ की मात्रा बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर अंतिम वर्ण आ जाए और प्रथम वर्ण अ है, तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी कि आ की मात्रा बनेगी। अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है, तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा, यानी कि आ की मात्रा बनेगी। अगर किसी शब्द का प्रथम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, अ और आ हाँ। मिलकर भी क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। मतलब कंडीशन कोई भी हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ में से एक होना चाहिए, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी अ या आ में से एक होना चाहिए। जब ये वाली इक्वेशन होगी तो इक्वल में आ ही बनेगा। दोनों तरफ अ या आ में से कोई भी चीज हो वो आ ही बनेगा। और जहां पर आपको ये आ की मात्रा दिख जाएगी, ये टी नहीं लिखा मैंने, आ की मात्रा लिखी है, ठीक है, जहां पर ये आ की मात्रा दिख जाएगी वहीं से ही आपको संधि का विच्छेद करना है। अब संधि के विच्छेद के वो नियम भी याद रखने हैं कि दो सार्थक शब्द हो, वही अर्थ हो जो शब्द का अर्थ है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, सारांश। अब सारांश शब्द है, इसमें तो दो मात्राएं आ गई, स को भी आ गई और र को भी आ गई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा संधि विच्छेद सही है? अब इसके लिए आप दोनों तरफ वो करके देखो। अब देखो अगर हम करते हैं, जहां पर आ की मात्रा है वहीं आप प्लस का साइन लगा लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आ की मात्रा है, स के बाद यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा लिया। आ, ये आ की मात्रा और पीछे वाला वर्ड लिखोगे प्लस के बाद, और ये आ की मात्रा के बाद जो शब्द बचा वो लिखोगे आप प्लस के पहले। यहाँ पर बचा हमारा सिर्फ स, ये क्या है, आ की मात्रा। या तो ये स हो सकता है या फिर हो सकता है सा, क्योंकि रूल के मुताबिक अ या आ में से कोई एक चीज होनी चाहिए। या तो ये सा शब्द होगा या फिर ये स होगा। अब यहाँ पर बचा आ की मात्रा के साथ आरांश, या फिर ये हो सकता है अरांश, क्योंकि रूल के मुताबिक बाद में भी अ या आ में से एक होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, स कोई शब्द है? नो मैम। नहीं, ये लेकिन ये उपसर्ग तो है, क्योंकि उसका मीनिंग भी है। तो एक बार इसको देखते हैं कि स शब्द नहीं है लेकिन उपसर्ग है। उसके बाद देखो आरांश, आरांश कोई शब्द आज तक पढ़ा है आपने? नो मैम। मतलब ये तो कोई नो शब्द है ही मैम। नहीं, ये सार्थक शब्द है ही नहीं। अरांश पढ़ा है? नो मैम। नो मैम। मतलब ये शब्द भी नहीं है। दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, तो यहाँ तो कोई सार्थक शब्द हमें नजर ही नहीं आया। मीन्स टू से ये हमारा संधि विच्छेद गलत है। अब हम दूसरी मात्रा की तरफ चलते हैं। दूसरी मात्रा हमारी थी र को, है ना, र के पास है ना दूसरी मात्रा। तो अब हम र पे लगाते हैं प्लस का साइन, र की मात्रा के पास। अब मात्रा वाला पार्ट लेंगे हम पीछे और मात्रा के आगे वाला पार्ट लेंगे आगे। रूल के मुताबिक या तो लास्ट वन अ हो या आ हो, मतलब या तो हम यहाँ लिख सकते हैं सार या लिख सकते हैं सारा। दूसरी तरफ अ या आ होना चाहिए, या तो हम लिख सकते हैं अंश या लिख सकते हैं आंश। अब ये चारों चीजें आपने लिख ली। अब मुझे आप बताओ, सार शब्द होता है या सारा होता है या दोनों ही होते हैं? पहली बात तो सारांश का मतलब क्या होता है, समरी, शॉर्ट में चैप्टर की स्टोरी लिखना। अब बताओ सार शब्द या सारा, दोनों में से कौन सा शब्द होता है या दोनों ही होते हैं? सारा का मतलब होता है कंप्लीट, जबकि सारांश का मतलब होता है शॉर्ट। ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, हमें तो सेम अर्थ वाला लेना है। मीन्स सारा वर्ड तो हो ही नहीं सकता। यहाँ बचा सार, सार का मतलब होता है शॉर्ट, तो सार शब्द सही है यहाँ पर। अब देखो अंश होता है या आंश होता है?
अंश हमने आंश शब्द अंश। तो आज तक नहीं सुना। शब्द होता है अंश, मतलब ये वाला संधि विच्छेद हमारा नहीं हो सकता। बचा क्या? सार प्लस अंश। अब हम इसको देखते हैं कि सार प्लस अंश से मिलकर हमारा सारांश बनता भी है या नहीं। ये भी तो हमें चेक करना है कि हमारा जो वर्ड हमने विच्छेद किया है वो सही भी है या नहीं। तो सार में अंतिम वर्ण क्या है? अंश में फर्स्ट वर्ण क्या है? हमने ऊपर वाले डॉट को नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ स्वर लेना है। रूल के मुताबिक अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं? आ अब यहाँ क्या बचा? सा। र में से अ निकाल दिया तो र आधा रह गया। ये आधा र और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? पूरा रा। रा ये सा यहाँ ले लिया, इससे मिलकर बना हमारा ये रा यहाँ ले लिया। ये डॉट और ये बचा था ऊपर यहाँ पर, है ना। ये डॉट वैसे की वैसे हमने आ के ऊपर लगी, अ के ऊपर लगी हुई थी, तो हम भी अ की मात्रा के ऊपर ही लगाएंगे। पीछे क्या बचा हमारा? सिर्फ श। मतलब जो शब्द हमने ऊपर लिया था वही शब्द हमारा एंड में भी आ रहा है। मीन्स हमारा ये वाला संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। सार प्लस सही है। अंश सारांश। ठीक है। एक और देखो उदाहरण, सत्यार्थ। मैंने क्या बोला था? जहां पर आपको बड़ा आ की मात्रा दिखे वहीं पर आपने क्या करना है? प्लस का साइन लगाना है। बड़ी मात्रा को, जो आ की मात्रा है या कोई भी मात्रा है, उसको लेना है प्लस के बाद, और जो बाकी शब्द बचा है उसको लेना है प्लस के पहले। अ के बाद हमारा रूल क्या कहता है? अ या आ में से एक, या तो सत्य शब्द हो सकता है, यहाँ पर सत्या हो सकता है। यहाँ बचा अ से अर्थ हो सकता है या फिर आर्थ हो सकता है। अब आपको चूज करना है शब्द कौन सा होता है, सत्या या सत्या? सत्य सत्य शब्द होता है, सत्या शब्द कोई नहीं होता। अर्थ होता है या आर्थ? अर्थ अर्थ होता है, आर्थ कोई शब्द नहीं होता। मतलब हमारा संधि विच्छेद सही क्या है? सत्य प्लस अर्थ। अब ये सही है या नहीं इसको चेक करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। य में से हमने अ निकाल दिया, यह हमारा आधा रह गया। उसके बाद अर्थ में क्या है? अ। हमारा अ यहाँ आ गया, हमारे पास बचा सिर्फ थ। तो रूल के मुताबिक अ और अ मिलकर क्या बनाते हैं? आ। य में जब आ जोड़ा तो क्या बन गया? या। इस य में जब ये आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? या। हमारे पास यहाँ क्या बचा? स आधा त, इसको जोड़कर ये बना या, और यहाँ पर बचा सिर्फ थ। वापिस शब्द क्या बन गया? सत्यार्थ। है रत्नाकार। अब यहाँ देखो दो मात्रा है, क को भी और न को भी। अगर हम क से विच्छेद करते हैं तो पीछे बचता है आर शब्द, ठीक है। और यहाँ बचता है रत्नाक या रत्नाका। ना तो रत्नाका शब्द होता है, ना ही रत्नाक होता है, ना ही कोई आर शब्द होता है, ना ही कोई अर शब्द होता है। मतलब ये संधि विच्छेद यहाँ से तो हो नहीं सकता। मतलब हम संधि विच्छेद अब करेंगे ना वाले आ से। अब ना वाले आ के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट लिखेंगे प्लस के बाद और ये वाला पार्ट लिखेंगे प्लस के पहले। रूल के मुताबिक दोनों तरफ अ या आ होना चाहिए। पहले हम अ वाला लिखते हैं रतन, फिर आ वाला लिख लेते हैं रत्ना। प्लस के बाद भी अ या आ होना चाहिए, अकार या फिर आकार। अब हमें फाइंड आउट करना है कि चारों में से सही शब्द कौन से हैं। रत्ना कोई शब्द नहीं होता, रतन होता है, ये वाला शब्द गलत है। अकार कोई शब्द नहीं होता, आकार होता है, ये वाला शब्द सही है। मतलब रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रतन प्लस आकार, ये हमारा सही संधि विच्छेद है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सही है या गलत है। तो अंतिम वर्ण क्या है न में? अ। प्रथम वर्ण क्या है? आ। रूल के मुताबिक अ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? अपना ही बड़ा रूप आ। तो यहाँ शब्द क्या बचा हमारे पास? र आधा त आधा न, क्योंकि अ निकाल दिया इसमें से। इस अ और इस अ से मिलकर बना ये आ, फिर ये आ तो यहाँ आ गया था, यहाँ बचा सिर्फ कार। अब संधि का नियम ये भी कहता है कि अगर हलंत के बाद स्वर आ रहा है तो वो स्वर उसमें जुड़ जाता है मात्रा के रूप में। र आधा त न और आ मिलकर बना ना, और ये वाला कार पीछे वैसे का
वैसे लिख दिया। वापिस शब्द क्या बन गया? रत्नाकार। मतलब यहाँ से जो हमने विच्छेद किया था वो भी सही था और इसकी जो ज्वाइनिंग की है वो भी सही है। ठीक है, अब हमारा रूल है सेकंड। ये तो संधि का फर्स्ट रूल था। अब दीर्घ संधि का सेकंड रूल जो है कौन सा है? छोटी ई या बड़ी ई हो कोई भी अंतिम वर्ण, और प्रथम वर्ण भी छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक हो तो बनाती है बड़ी ई, यानी कि ये। अब जहां पर आपको ये बड़ी ई दिखे वहीं से ही आपको विच्छेद करना है। अंतिम वर्ण किसका? पहले शब्द का। प्रथम वर्ण किसका? दूसरे शब्द का। अगर अंतिम वर्ण ई है और प्रथम वर्ण भी ई है तो क्या बनाएंगे? बड़ी ई। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई है, प्रथम वर्ण बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई। अगर अंतिम वर्ण बड़ी ई है, प्रथम वर्ण भी बड़ी ई है, तो क्या बनाएंगे? बड़ी ई। अगर अंतिम वर्ण बड़ी ई है और प्रथम वर्ण छोटी ई है, तब भी क्या बनाएंगे? बड़ी ई। मतलब किसी भी कंडीशन में दोनों तरफ ई ई आ रही हैं तो वो बड़ी ई की मात्रा ही बनाते हैं। और जहां पर आपको ये मात्रा दिख जाती है वहीं से ही आपको शब्द का विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने शब्द लिखा देवीच्छा। ऐसे विच्छेद ना जब आप वर्ड बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, तभी पता चल जाता है कि दो शब्द कौन से हैं। देवीच्छा, देवीच्छा। हमें बड़ी ई से विच्छेद करना है। ये बड़ी ई वाला पार्ट लिखेंगे हम प्लस के बाद और बाकी पार्ट लिखेंगे हम प्लस के पहले। अगर बड़ी ई है तो हमने बड़ी ई वाला इच्छा लिख दिया यहाँ पर। छोटी, क्योंकि ई छोटी या बड़ी में से एक होनी चाहिए ना, तो हम छोटी ई वाला भी लिख देते हैं, इच्छा। यहाँ पर बचा हमारे पास शब्द सिर्फ देव, लेकिन रूल कहता है दोनों तरफ ई होनी चाहिए, तो मतलब हम यहाँ पर भी छोटी ई वाली मात्रा लगा देते हैं और यहाँ पर भी लगा देते हैं। अब हमें देखना है कि देवी होता है या देवी। देवी की स्पेलिंग क्या होती है? बड़ी ई, ये नहीं होती। इच्छा की स्पेलिंग क्या होती है? छोटी ई, ये नहीं होती। मतलब देवीच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? देवी प्लस इच्छा। हमारे सही संधि विच्छेद मिल गया, लेकिन ये सही है या नहीं इसको प्रूफ करते हैं। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई। बाद में भी क्या होना चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई, फिर बनेगा बड़ी ई। तो यहाँ बड़ी ई बन रहा है। अब हमें देखना है कि ये सही है या गलत। तो अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई। प्रथम वर्ण क्या है? छोटी ई। ई और ई मिलकर क्या बना रही हैं? बड़ी ई। ये ई यहाँ आ गई, ये ई यहाँ आ गई, वह बचा सिर्फ हलंत के साथ। तो दे, ये व हलंत वाला, इस ई और इस ई से बने बड़ी ई, यहाँ बचा सिर्फ हमारा ये छ। व के बाद बड़ी ई है तो व में मात्रा लग जाएगी। द व में बड़ी ई लिखी हुई है ना, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दो। फिर आधा च और छा। वापिस शब्द क्या बना? देवीच्छा। मीन्स टू से जहां से हमने तोड़ा था वही शब्द हमें वापस मिल रहा है। हमारा संधि विच्छेद भी सही है और संधि की ज्वाइनिंग भी सही है। मतलब दोनों शब्द सही है। ठीक है, एक और देखो, शब्द लिखा मैंने योगीश्वर। योगीश्वर। ई की मात्रा से विच्छेद करना है। ई की मात्रा वाला पार्ट से लेकर पीछे वाला लिखेंगे प्लस के बाद और ये वाला पार्ट लिखेंगे प्लस के पहले। ध्यान से देख लो, जो मैं प्लस वाला ये चीजें करी हूँ यही आपको जो है वो बताएंगी कि सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ शब्द योग। लेकिन रूल कहता है कि बड़ी ई है तो दोनों तरफ बड़ी ई होनी चाहिए, तो हम इसमें बड़ी ई भी लगा देते हैं और एक हम छोटी ई वाला भी लगा देते हैं। अब बचा पीछे बड़ी ई से ईश्वर या फिर ईश्वर। अब हमें यहाँ से चारों में से सही स्पेलिंग फाइंड करनी है। सही स्पेलिंग होती है योगी की बड़ी ई वाला, छोटी ई नहीं होती। ईश्वर की स्पेलिंग में भी बड़ी ई आती है, छोटी ई नहीं आती। मतलब हमारा सही संधि विच्छेद क्या है? योगी प्लस ईश्वर। अब ये सही है या गलत इसको हमें करना है प्रूफ। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी ई। रूल के मुताबिक अगर दोनों तरफ ई ई है तो क्या बनाएंगे? बड़ी ई। ये ई की मात्रा यहाँ कट हो गई, ये यहाँ कट हो गई। यहाँ बचा योग, ग किसके साथ? हलंत के साथ, क्योंकि हमने उसमें से स्वर निकाल दिया। इस ई और इस ई से बना ये बड़ी ई। ये ई यहाँ आ गई तो हमारे पास क्या बचा था? सिर्फ स्वर। अब ग के बाद बड़ी ई है तो मात्रा बन जाएगी क्योंकि ग हलंत के साथ है।
तो यहाँ पर हमें लिख देंगे यो, ग में लगा दी बड़ी ई और यहाँ बचा ये वाला श्वर। वापिस शब्द हमारा क्या बन गया? योगीश्वर। मतलब ये हमारा संधि विच्छेद भी सही था और हमारी संधि की ज्वाइनिंग पार्ट भी सही था। क्लियर है? एक और उदाहरण देखो, यहाँ लिखा मैंने कविंद्र। कविंद्र में व को मात्रा लगी हुई है तो यहाँ से हम संधि विच्छेद करेंगे। ई की मात्रा वाला पार्ट लिखेंगे प्लस के बाद और ई से पहले वाला पार्ट लिखेंगे प्लस के पहले। यहाँ बचा कव, यहाँ है बड़ी ई, ये डॉट जहां पर है वहीं लगा दो बस, इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ ई देखनी है। उसके बाद छोटी ई। ठीक है, अब यहाँ अगर बड़ी ई छोटी ई आ रही तो पहले भी बड़ी ई छोटी ई आनी चाहिए, तभी बड़ी ई बन रही है। रूल तो हमें याद रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम छोटी ई लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं बड़ी ई। ठीक है, अब हमें देखना है कि कवि की स्पेलिंग क्या होती है, कवि या कवि। हम क्या बोलते हैं? कवि। मतलब छोटी ई बड़ा ई नहीं आएगा। इंद्र होता है या इंद्र होता है? इंद्र, मतलब ये भी नहीं आएगा। तो सही संधि विच्छेद क्या हुआ? कवि प्लस इंद्र। हमें सही संधि विच्छेद तो मिला, ये सही भी है या गलत इसको हम देखते हैं। फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई, प्रथम वर्ण छोटी ई और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई। ज्वाइनिंग करें, व की मात्रा यहाँ आ गई, ई यहाँ आ गई, यहाँ बचा व किसके साथ? हलंत के साथ। तो क, व के नीचे हलंत, इस ई और इस ई से बनी ये बड़ी ई और यहाँ बचा ये द्र, और ये डॉट जहां थी हमें वहीं लगा देनी है। इसकी बिंदी को हमने नहीं छेड़ना, माथे पे लगी है तो लगी रहने दो। अब ये व के आधे व के बाद स्वर लगा हुआ है तो इसकी क्या बन जाएगी? मात्रा बन जाएगी व को, और ये डॉट यहाँ ई के साथ ही तो ई के साथ ही लगा दो। फिर ये द्र ऐसे लिखा हुआ था तो ऐसे ही लिख दो। वापिस शब्द क्या बन गया? कविंद्र। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट किसी को? नो मैम। अब दीर्घ संधि का थर्ड रूल कि छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो वो बनाता है बड़ा ऊ, यानी कि ये वाली मात्रा। इट मीन्स टू से जहां पर ये मात्रा देखेंगे हम वहीं से भी छेद करेंगे। अंतिम वर्ण प्लस में प्रथम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या हो? छोटा ऊ हो। प्रथम वर्ण भी छोटा ऊ हो तो क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। अंतिम वर्ण बड़ा ऊ है, प्रथम वर्ण छोटा ऊ है, तब भी क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। अंतिम वर्ण बड़ा ऊ है, प्रथम वर्ण भी बड़ा ऊ है, तब भी क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। अंतिम वर्ण छोटा ऊ है, प्रथम वर्ण बड़ा ऊ है, तब भी क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। मीन्स उ या ऊ के बाद उ या ऊ आ रहा है तो वो अपना ही बड़ा रूप ऊ बना रहा है। ठीक है, ये है इसका रूल। अब इसका हम देखते हैं उदाहरण। ये वर्ड आप बहुत बार सुन चुके हो, लघुत्तर। आता है लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर तो लघुत्तर। अब इसमें बड़ा ऊ लगा हुआ है यहाँ पर घ के साथ, यही प्लस का साइन लगा देते हैं। अब ये ऊ की मात्रा और ये वाला पार्ट, जहां मात्रा है वो मात्रा हमेशा प्लस के बाद लगानी है। तो इस प्लस वाली मात्रा को हम इस मात्रा से लेकर पीछे वाला शब्द लिखेंगे प्लस के बाद और ये वाला शब्द लिखेंगे पहले। ये क्या है? बड़ा ऊ। फिर आधा त, पूरा त, र। रूल के मुताबिक छोटा ऊ भी आ सकता है दोनों तरफ, तो ये लिख दिया। यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ लग, क्योंकि हमने ऊ तो पीछे लगा दिया। अब रूल कह रहा है कि प्लस के पहले भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए, तो हम एक छोटा ऊ वाला लिख देते हैं लघु और एक लिख देते हैं बड़ा ऊ वाला। अब हमें इन चारों शब्दों में से सही शब्द चुनने हैं। लघु होता है या लघु होता है? लघु होता है, लघु नहीं होता। उत्तर नहीं होता, क्या होता है? उत्तर। मतलब हमारा सही संधि विच्छेद क्या है? लघु प्लस उत्तर। अब ये सही है या नहीं, इसको हमने करना है प्रूफ। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण उ या उ में से एक होना चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? छोटा उ। प्रथम वर्ण क्या है? छोटा उ। रूल के मुताबिक उ के बाद उ आ रहा है तो वो क्या बना रहे हैं? बड़ा उ। ये उ यहाँ कट हो गया, ये उ यहाँ कट हो गया, यहाँ बचा ल घ। घ किसके साथ? हलंत के साथ, क्योंकि उसमें से स्वर हमने निकाल दिया। ल घ हलंत के साथ। फिर इस उ और इस उ से बना ये वाला बड़ा उ। यहाँ बचा सिर्फ आधा त, पूरा त और घ के बाद आधे व्यंजन के बाद स्वर दे रखा है तो ये स्वर किसमें ऐड हो जाएगा? घ में, और क्या बन जाएगा उसकी
मात्रा, जो भी स्वर है उसकी मात्रा बन जाएगी। कौन सा ऊ है? बड़ा, तो यहाँ हम बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। फिर जो शब्द हमारा बचा था वो लिख देंगे। वापिस शब्द क्या बना? लघुत्तर। ठीक है, एक और उदाहरण देखो फिर डाउट पूछती हूँ। वधूस्तव, वधूस्तव। बड़ा ऊ यहाँ है तो प्लस का साइन भी यहाँ लगा देते हैं। ये बड़े ऊ से पीछे वाला पार्ट लिखेंगे प्लस के बाद और आगे बाकी बचा हुआ पार्ट लिखेंगे प्लस के पहले। यहाँ बचा सिर्फ वध, लेकिन रूल कहता है कि दोनों तरफ ऊ या ऊ होना चाहिए, तभी ये बड़ा ऊ बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम छोटा ऊ लगा देते हैं और एक लिख देते हैं बड़ा ऊ, वधु या वधु। फिर यहाँ बड़ा ऊ है तो हम लिख देते हैं बड़ा ऊ के साथ उत्सव और फिर छोटा ऊ के साथ लिख देते हैं उत्सव। अब हमें पता है उत्सव की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है। वधु की स्पेलिंग जो है वो ये नहीं होती, ये होती है। तो मतलब वधु और ये वाला उत्सव हमें सही शब्द मिल गए। सही संधि विच्छेद क्या है? वधु प्लस उत्सव। ये हमारा सही संधि विच्छेद है। अब सही है या गलत है इसको हमें प्रूफ करना है। अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ। प्रथम वर्ण क्या है? छोटा ऊ। रूल के मुताबिक बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ रहा है तो क्या बना रही हैं? बड़ा ऊ बना रही हैं। तो अब ये ऊ यहाँ कट हो गया, ये ऊ यहाँ कट हो गया, है ना? तो अब हम लिखेंगे व, ये ऊ निकल गया तो मतलब ध क्या रह गया? हलंत के साथ। इस ऊ और इस ऊ से बना ये वाला बड़ा ऊ और ये बचा हुआ शब्द स्व। अब अगर ध के बाद किसी भी आधे व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो वो स्वर की मात्रा किस में ऐड हो जाती है? उस आधे व्यंजन में ऐड हो जाती है। तो व ध में कौन सा स्वर लग रहा है? बड़ा ऊ। फिर ये बाकी बचा हुआ आधा त स वो, वापिस शब्द क्या बन गया? वधूस्तव। मतलब ये शब्द बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम। भूर्जा, भूर्जा। अब हम जा भी है और ऊ की मात्रा भी है। अगर हम जा आ की मात्रा से विच्छेद करें तो आ की मात्रा के बाद हमें सिर्फ आ ही मिल रहा है, ये पूरा शब्द नहीं है और ना ही आ कोई प्रत्यय है। मतलब ये विच्छेद तो हमारा हो ही नहीं सकता। तो हम भूर्जा का विच्छेद करते हैं ऊ की मात्रा से। ये ऊ की मात्रा और जा लिखेंगे प्लस के बाद और ये भ लिखेंगे प्लस के पहले। रूल के मुताबिक बड़ा ऊ या छोटा ऊ में से एक होना चाहिए, तो हम बड़ा ऊ भी लगा देते हैं भ में और छोटा ऊ भी लगा देते हैं। यहाँ बड़ा ऊ वाली ऊर्जा लिख देते हैं और एक लिख देते हैं छोटे ऊ वाली ऊर्जा। अब ऊर्जा की स्पेलिंग ये होती है, ये बड़ा ऊ आता है, छोटा ऊ तो आता ही नहीं ऊर्जा में। भू भूमि में भू जो आता है उसमें बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ नहीं होता। भू प्लस मी से बनता है ना भूमि, तो भू बड़ा ऊ होता है। भू का मतलब होता है धरती। धरती की ऊर्जा को भूर्जा बोलते हैं। तो हमें सही शब्द क्या मिला? भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ वाला ऊर्जा। अब ये सही है या गलत इसको प्रूफ करते हैं। अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ। प्रथम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ बचा सिर्फ भ हलंत के साथ। क्यों? क्योंकि स्वर निकाल दिया गया। इस और इस से बना क्या? बड़ा ऊ। फिर बचा हमारा च। अब भ आधे स्वर के व्यंजन के बाद स्वर दे रखा है तो भ में लगा देंगे हम मात्रा। बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लगा दो, बाकी जो बचा उसको वैसा वैसा लिख दो। शब्द वापस बन गया भूर्जा। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट है? नो मैम।